हेलो बच्चों, वेलकम टू आरईए। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 का एक चैप्टर है। ठीक है, इस पूरी वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके सिलेबस के बारे में, उसका जो मार्क्स का वेटेज है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए, हमारे पास जो है 4 यूनिट आपके पास सेक्शन ए जो कि 65 मार्क्स का है, उसमें देखिए 4 यूनिट है रिलेशन फंक्शन और इसमें एक चैप्टर और है जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसका नाम है ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और ये आपका जो है 10 मार्क्स का है, ये आपके 10 मार्क्स का है। इस बार अगर 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पास में 6 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ कहां से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो क्वेश्चन था वो 4 मार्क्स का इससे आ रहा था, है ना, या 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स तक आ रहा था। 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आ गया, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। इस बार 6 मार्क्स का ही दे दिया और क्वेश्चन ब्रेक करके दे दिया, है ना। 4 पार्ट में आपके क्वेश्चन दे देगा, है ना, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ था। 10 मार्क्स का हो गया। एलजेब्रा देख रहे हैं आप, एलजेब्रा कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। इसमें कितने चैप्टर आएंगे भैया, इसमें चैप्टर आएंगे आपके पास में 2, एक मैट्रिक्स है और एक आपका डिटरमिनेंट है। फिर कैलकुलस है, कैलकुलस में आपके क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, उसके बाद आपका इंटीग्रेशन आ गया, है ना। तो ये सारे चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ये कैलकुलस में 32 मार्क्स का हो गया, है ना। प्रोबेबिलिटी आपके 13 मार्क्स से होगी, इसमें आपके 3 चैप्टर आ गए, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, इसमें आपका जो है बेस थ्योरम आ गया, इसमें थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। चलिए, ये 30 मार्क्स का है। फिर आप देख रहे हैं कि सेक्शन बी साइंस के बच्चों के लिए, जैसे कि वेक्टर हो गया, 3D हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया। ठीक है, ये 15 मार्क्स का आपके पास में ये आएगा टोटल आपके पास। वैसे ही कॉमर्स के बच्चों के लिए सेक्शन सी है, जिसमें कि 3 चैप्टर ही है और उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है, 15 मार्क्स का है। टोटली मिलाकर के हो जाता है 80 मार्क्स, है ना। बी और सी में से कोई आपको एक ही करना है बच्चों, आपको पता है अच्छे से, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किस चैप्टर में। जो इस वीडियो का, आज का वीडियो का जो पर्पस है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो पूरा टॉपिक है बच्चों आपके लिए, ये 3 वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। 3 वीडियो में, पहला जो वीडियो है आज का, उसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा समझने वाले हैं कि एक्चुअली में ये इनवर्स ट्रिग्नो है क्या। ठीक है, अगर आप इसके सिलेबस के बारे में बात करोगे कि हमारे पास सिलेबस क्या है, हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, तो सबसे पहले अपने को क्या है, जो बोर्ड की तरफ से सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन, तो भैया बेसिक क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है ना। डेफिनेशन होता क्या है इनवर्स ट्रिग्नो, आया कहां से है, कैसे हुआ, क्या हुआ। सेकंड हमारे पास क्या है, इसका डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन है तो साथ में रेंज भी होगा, है ना। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज। थोड़ा सा आपको 11th क्लास के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा है फंक्शन चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर आप इनवर्स ट्रिग्नो के फंक्शन जो है इसका डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ोगे। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी क्या है, कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या क्या इसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज मतलब कि सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूलेज है। इसी सिलेबस को ही यहाँ पर देखिए ब्रेक करा हुआ है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्सेट्रा, बाकी 3 जो बचे हुए हैं। साइन इनवर्स की वैल्यू ये होती है, ये सारे फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं आगे। ठीक है, समझ आ गया। सिलेबस आपने देख लिया, फॉर्मुलेट फॉर 2 साइन इनवर्स एक्स, ये सब फॉर्मूले अगर आप देखोगे तो जो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है वही फॉर्मूले यहाँ पर, बट फॉर्म डिफरेंट आपको मिलेगी, फॉर्म चेंज मिलेगी, लेकिन फॉर्मेट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो क्लास 11th के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो अपने साथ में आप रखो। ठीक है, क्योंकि वहां से काफी आप, फिर क्या होगा कि आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इनवर्स ट्रिग्नो के फॉर्मूले दोनों को आप रिलेट करके और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम ये देख रहे हैं यहां से क्या कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, क्या होता है। तो ये जो इसमें के बारे में चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है और इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या होता है अपने पास। फंक्शन आप इस तरीके से मान लीजिए कि फंक्शन आपने से, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन, वैसे तो 12th क्लास में भी है, सेकंड चैप्टर हमारे पास में, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या जरूरी है उस चैप्टर से। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन होता क्या है, तो आपने ये पढ़ा था कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्या था डिफरेंस रिलेशन और फंक्शन में। फंक्शन कहता है कि इसका जो डोमेन है, डोमेन वो रिपीट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। डोमेन क्या नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है इसका रिपीट नहीं करना चाहिए? इसका मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए यहां से, इसको आपसे मैपिंग के थ्रू यहां पे आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि मेरे पास एक फंक्शन है या एक रिलेशन है, फंक्शन मान लीजिए, और वो है a टू b। अब हर फंक्शन डिफाइन होता है अपने डोमेन और कोडोमेन में। अच्छा, ये क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, उसको जरा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा भी, लेकिन समझ लीजिए। देखिए, कोई भी जो फंक्शन होता है उसके लिए एक इनपुट वैल्यूज होती है। जैसे कि एक मशीन मान लीजिए, आपके पास कोई मशीन है, ठीक है, क्या है, एक मशीन है। उस मशीन का क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, क्योंकि हर मशीन को अगर आपने बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्रॉब्लम उसके अंदर डालनी पड़ेगी, फिर वो कुछ ऑपरेशन उसके अंदर होगा, देन आपका रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही होता है, ऐसे। तो देखिए, ये जो मशीन है इसके अंदर इसका इनपुट होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, इनपुट होगा। और इनपुट होने के बाद मशीन के अंदर जब वो जाएगा तो वो प्रोसेस होगा। क्या होगा बेटा, वो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद उसका क्या जो आउटपुट मिलेगा वो होगा। देखो क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलता है, यही करता है। तो ये जो मशीन है ये सेम है फंक्शन। इसको आप फंक्शन की तरह मान सकते हैं कि फंक्शन यहां पर कर रहा है ना। मशीन फंक्शन करती है, वही फंक्शन मान लीजिए क्या है। तो उस फंक्शन का, उस मशीन का जो इनपुट है वो है ये वाला सेट, जिसको हम ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये इसका इनपुट है। तो इनपुट को हम यहां पर फंक्शन के टर्म में कह दे रहे हैं कि ये इसका डोमेन है। क्या है बच्चों, ये इसका डोमेन है, इनपुट। अब मशीन जब आउटपुट निकालती है तो वो आउटपुट जो है उसको हमने एक सेट के फॉर्म में रखा हुआ है, उस आउटपुट को। अब वो जो आउटपुट है, हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वही आउटपुट हो जो हमने लिखा हुआ है, या हो सकता है कि उनमें से कुछ ना हो, इनसे अलग नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि इनमें से जो आपने एक सेट लिखा हुआ है उनमें से ए बी सी डी तो इसका आउटपुट है, लेकिन ई आउटपुट नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसका जो आउटपुट है वो एफ आ जाए, क्योंकि एफ इसमें से नहीं है तो वो आउटपुट आ नहीं सकता। तो ये जो सेट हमारे पास में है इसको हमने कहा है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, हमने एक ऐसा सेट फॉर्म कर दिया जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो आउटपुट है, ठीक है बच्चा। ये हो गया आपका आउटपुट हो गया, ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में ये जो आपका फंक्शन होगा उसमें ये पहले से ही डिफाइन रहता है कि ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन होगा। अब डोमेन तो आपकी इनपुट वैल्यूज होगी, लेकिन जो एग्जैक्टली आपने कहा कि ये जो कोडोमेन है इसके अंदर जो आउटपुट है, सपोज करिए कि ए आपने इनपुट रखा, 1 इनपुट रखा, आउटपुट आपका ए आ गया, 2 रखा, बी आ गया, 3 रखा, उसका आउटपुट सी आ गया, 4 रखा, उसका आउटपुट डी आ गया, है ना, और 5 रखा, उसका आउटपुट भी डी आ गया, 5 का आउटपुट भी डी आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि एक इनपुट का एक आउटपुट है, लेकिन ये जो वैल्यू है, जो आउटपुट है ए बी सी डी आर आउटपुट, तो इस आउटपुट के सेट को हमने नाम दिया है रेंज। क्या नाम दिया है, रेंज। तो रेंज के अंदर एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी एंड डी है। जबकि कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन जो है वो एक कंप्लीट सेट है जिसमें ए बी सी डी ई भी है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क होता है कि कोडोमेन इज एग्जैक्टली द आउटपुट। कोडोमेन क्या है, जो एग्जैक्ट आउटपुट है, यानी कि अगर आपके पास एक मशीन है, उसका एक इनपुट है जो कि डोमेन है, उसका एक आउटपुट है जो कि रेंज है। क्या है बच्चों, रेंज है। तो इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन जो आउटपुट होता है उसको आप एक उसके अंदर और भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो उसको हम कोडोमेन कह रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आई। हो सकता है कि मान लीजिए कि ये जो हमारे पास में 5 है, उसका जो आउटपुट है वो ई है, तो उस कंडीशन में जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा रेंज भी है ना, क्योंकि सेम ये दोनों रेंज भी है होगा, ए बी सी डी ई रेंज भी है और आपका कोडोमेन भी है, तो उन दोनों में क्या है, वो इस केस में दोनों इक्वल है। की बात समझ पा रहे हैं? तो डोमेन क्या हुआ, रेंज क्या हुआ, एक किसी भी फंक्शन के लिए मैं बता रहा हूं, जनरल फंक्शन के लिए, ठीक है। फंक्शन आपका हो गया ये ए टू बी, यानी कि इसका जो इनपुट है एफ वो ए है, जो डोमेन है वो ए है, और इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो आपका जो कोडोमेन है वो आपका सेट बी है, ठीक है। तो ये सेट है आपका ए और ये सेट है सेट ऑफ बी। क्या यहां तक अपने को समझ आ गया फंक्शन? तो ये एक फंक्शन है। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता
ऐसा नहीं हो सकता फंक्शन के अंदर कि मान लीजिए आपने इनपुट रखा 1, 1 का जो आउटपुट है वो क्या आ गया, ए आ गया, आ गया। और उसके बाद ठीक है, डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज, ये हमने यहां पर से देख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इनवर्स फंक्शन होता क्या है, इस बात को जरा समझना आप ध्यान से कि आपने टाइप ऑफ फंक्शन में क्या देखा, टाइप ऑफ फंक्शन आपने देखा कि अगर एक इनपुट का एक आउटपुट हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था यहां पे कि जो फंक्शन है वो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता इसमें, इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर एक फंक्शन है उसका इनपुट 1 है और उसका जो आउटपुट है वो ए निकल के आया, अगर आपने फिर से 1 रखा तो उसका जो आउटपुट है वो कुछ और नहीं आ सकता, यानी कि बी नहीं आ सकता, सी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता। ये बात आप समझ रहे हैं, 1 का जो इनपुट है, इनपुट 1 है, उसका जो आउटपुट है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। बट रिलेशन में ऐसा नहीं होता, रिलेशन में क्या होता है कि 1 का रिलेशन ए के साथ है तो 1 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, सी के साथ भी हो सकता है, वो रिलेशन में है। ये फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए फंक्शन हमने यहां पे देख लिया कि टाइप ऑफ फंक्शन हमने यहां पे पढ़ा था। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या देखा कि 1 का जो इमेज है वो ए बन रहा है, 2 की इमेज बी बन रही है ना। तो अगर एक इनपुट का एक आउटपुट बन रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो रहा है, दैट मींस इस फंक्शन को टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर ये कौन सी कैटेगरी में है, 1-1 फंक्शन में है। कौन सा है बच्चों, 1-1 फंक्शन में ये हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन हो गया आपका कैसा, 1-1 फंक्शन। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ आएगा। 1-1 फंक्शन, या फिर इसका एक और नाम है बच्चों, जो हम इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्या है इसका दूसरा नाम, इसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिटेल में जो है, जो हमारा रिलेशन ऑफ फंक्शन की वीडियो आएगी उसमें हमारा कंप्लीट उसमें रहेगा ये। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में यहां बता रहा हूं। दूसरा हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास समझिए, देखिए दो इनपुट है 1 और 2 है, इन दोनों की इमेज अगर एक होती है, दो एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, तो आप उसको मैनी वन कहते हैं। क्या, कौन सा फंक्शन कहते हैं, मैनी वन। मान लीजिए जैसे कि आपका ये 4 और 5 है, इस 4 और 5 की इमेज दोनों डी हो जाती है, तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाता है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, मैनी वन हो जाता है। फिर हमारे पास आता है फंक्शन किसका, ऑन टू का। ऑन टू का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास कोडोमेन है, दूसरा जो फंक्शन होता है वो है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू का जो एक और नाम है वो है सरजेक्टिव फंक्शन। कौन सा नाम है, सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन, भाई सरजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, सरजेक्टिव फंक्शन ये कहता है कि अगर आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ गया, रेंज और कोडोमेन अगर आपके इक्वल है, तो ऐसे फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन कह देते हैं। जैसे ये समझिए यहां पे है ना, ये हमारे पास क्या है, कोडोमेन है। इस कोडोमेन में 5 एलिमेंट है एबीसीडी, उन पांचों की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही है, पांचों की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है यानी कि जो रेंज है, कोडोमेन है, वो दोनों इक्वल है, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या कह सकता हूं, ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अभी आपने कहा कि जो ये 1 की इमेज ए बन रही है, 2 की बी बन रही है, तो ये 1-1 हो गया, एक की एक इमेज बन रही है। ठीक है, एक की एक इमेज बन रही है। और अभी आप कह रहे हो कि यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो आपने एक की इमेज बोला, आपने कहा ये 1-1 है। फिर आपने बोला कि ये जो कोडोमेन है इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, हाजिर कर रही है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू। इसका मतलब इसी फंक्शन को कभी तो आप 1-1 कह रहे हो और कभी आप ऑन टू कह रहे हो। तो जी हाँ बिल्कुल, जो एक फंक्शन है वो दोनों ही टाइप ऑफ फंक्शन का हो सकता है। मतलब ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो 1-1 नेचर का भी है, ऑन टू नेचर का भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1-1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव। कौन सा फंक्शन कहते हैं आप इसको, बाइजेक्टिव, यानी जो दोनों हो, दोनों कौन सा, इंजेक्टिव भी होना चाहिए, इंजेक्टिव भी होना चाहिए, और साथ साथ में क्या, सरजेक्टिव भी होना चाहिए। इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1-1 फंक्शन, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। क्या ये बात समझ आ रही है, तो अब आप समझिए। ठीक है, 1-1 ऑन टू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू होना चाहिए इनवर्स ऑफ द फंक्शन के लिए। अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, या आप बोलोगे कि अच्छा ये ऐसा नहीं होता कि जो भी फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे ही करे,
ये पहली कंडीशन है कि अगर पहले क्या आखिरी क्या यही कंडीशन है कि अगर कोई भी फंक्शन है जो कि 1 1 और ऑन टू है तो उसी का ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको? अब देखिए इनवर्स होता क्या है उसको थोड़ा यहां पे समझ लेते हैं। देखिए मेरे पास ये फंक्शन है, इसको हमने कहा ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इनवर्स है क्या? तो इनवर्स देखिए ध्यान से यहां पर बच्चों क्या है कि इनवर्स समझना एक दूसरा फंक्शन है, क्योंकि ये भी तो फंक्शन ही है ना, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स क्या है? वो एक और फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन है, जो फंक्शन कहां जा रहा है, जो फंक्शन जा रहा है बी टू ए। ये जो आपका फंक्शन एफ था वो फंक्शन ए टू बी है, मतलब ए इसका डोमेन है, बी इसका कोडोमेन है, बी इसका रेंज है। अब एक ऐसा फंक्शन मेरे पास में है जिसका जी एक फंक्शन में नाम दिया, जिसका जो डोमेन है वो ये सेट है जो एफ का आउटपुट था। यानी कि ये जो फंक्शन एफ है इसका जो इनपुट है वो 1 है और इसका आउटपुट क्या है? ए है। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जी जिसका जो इनपुट है वो अगर ए हो और उसका जो आउटपुट है वो 1 हो जाए, तो एक ऐसा फंक्शन भी तो हो सकता है कि जिसका वही फंक्शन जिसका जो इनपुट वैल्यू है अगर मैं उसमें बी पुट करूं तो उसका जो आंसर है, उसका जो आउटपुट है, वो जो रेंज है वो 2 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उसमें सी रखा तो उसका आंसर 3 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपने उसमें उस फंक्शन में डी रखा तो 4 आ जाए और आपने ई रखा तो 5 आ जाए। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो जाए, पहले वाले फंक्शन का कोडोमेन हो जाए और उस फंक्शन जीएक्स का जो आउटपुट वो पहले वाले फंक्शन का इनपुट हो, तभी तो फंक्शन क्या होगा? इनवर्स होगा। किसका इनवर्स होगा? ये जी फंक्शन है वो इनवर्स होगा इस एफ फंक्शन का। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। इनवर्स मतलब क्या होता है? बिल्कुल उल्टा काम करना। भाई अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हो और कोई आपका पश्चिम की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, इनवर्स काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास फंक्शन इनवर्स का समझ आ गया। अब ये क्यों जरूरी है? क्यों हमने कहा कि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो कि कैसा हो, कैसा नेचर का हो? बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव क्यों होगा? देखिए एबीसीडी मेरे पास में, अगर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज होगी और एक ही होगी, तभी तो आप इसका आउटपुट देख पा रहे। मान लो कि अगर ये बाइजेक्टिव ना हो, अगर ये बाइजेक्टिव ना हो तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। ये मान लीजिए ये मेरा बी सेट में लिया, ए बी सी डी। 1 की इमेज अगर ये है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज भी बी है और 4 की इमेज क्या है? डी है। क्या ये 1 1 है? नहीं, ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। ठीक है, यानी कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है। दूसरा देखो ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स देखिए ए बी और डी, ए बी डी ये रेंज है और जो आपका कोडोमेन है वो पूरा एबीसीडी है, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी कि सी यहां पर छूट गया। अच्छा, ये फंक्शन है मैनी 1 और इनटू फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव तभी होगा जब वो 1 1 ऑन टू दोनों होगा। अच्छा, तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो देख खुद ही समझ लीजिए कि ये फंक्शन आपका इस तरीके से जा रहा है। अब इसका अगर उल्टा देखेंगे तो उल्टा मतलब उस फंक्शन में जो इसका इनवर्स होगा, जो यहां से यहां आएगा जी फंक्शन, उसमें अगर आपने ए रखा तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। हाँ जी ठीक है। लेकिन जब आप उस फंक्शन में बी रखोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 आना चाहिए या 3 आना चाहिए? अब देखिए वो हमने फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं होता कि जिसका डोमेन एक हो और उसका जो रेंज है वो अलग अलग हो जाए, क्योंकि एक ही इनपुट के अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते। एक इनपुट का एक ही आउटपुट आएगा। समझ पा रहे? तो देखिए अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि उसमें अगर आपने बी रखा तो उसका आंसर या तो कभी 2 आ जाए कभी 3 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यानी कि ये आपका इनवर्स फंक्शन ही नहीं बन, मतलब फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो इनवर्स फंक्शन होगा कैसे? मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका। तो समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि क्यों जरूरी है फंक्शन का बाइजेक्टिव होना, किसके लिए? टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स का बाइजेक्टिव होना, क्योंकि अरे हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी तो तभी वो वापस भी आ पाएगा, प्रॉपर एक फंक्शन बन पाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, कि हम अभी फंक्शन और इसका इनवर्स फंक्शन में देख लिया। अब हम आगे क्या देख रहे हैं? अब हम आगे आएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, क्या है? इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन को जानने से पहले थोड़ा सा हम जरा इसका
ग्राफ समझ लेते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। ये आपके सामने ग्राफ है साइन एक्स का और ये आपके सामने ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अब जरा यहां पे ध्यान से समझिए, ठीक है। ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ये देखा कि इस बार जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन था ग्राफ को आइडेंटिफाई करना। 2 ग्राफ आपके सामने गिवन है, उसमें बताया है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इसमें से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। तो थोड़ा सा हमें ग्राफ के बारे में जानना जरूरी है। और ग्राफ सिर्फ एक चीज नहीं बताता, ग्राफ आपको बहुत सारी चीजें बताता है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। तो ग्राफ से अगर आपने चीजों को समझा हुआ है तो बहुत अच्छा आप जो है क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो जरा यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ आप समझ सकते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से है, साइनोसॉइडल वेव है। आप देख पाएंगे हाफ वेव ऊपर यहाँ पे बन रहा है, हाफ वेव नीचे बन रहा है। तो ये जो हाफ वेव है इसके बीच में कितने का डिफरेंस रहता है, पाई। तो जो हाफ हाफ आपको दिखाई दे रहा है पाई पाई का डिफरेंस, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर 3 पाई होगा। इस तरफ माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है, माइनस 3 पाई, ठीक है। और ये वेव है। अगर आप इस साइन एक्स का इनपुट वैल्यू देखोगे भैया, इसका जो इनपुट है वो क्या है ना, इनपुट यानी कि जिसका डोमेन, अगर मैं बोलूं कि भैया इसका डोमेन क्या है, तो अगर आप बोलोगे कि इसका जो डोमेन है, साइन एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। किसका ग्राफ है, y कसो साइन एक्स का ग्राफ है। तो आप बोलोगे कि इसका जो डोमेन है, मतलब आप इसमें देखिए x की क्या क्या वैल्यूज है। आपने कही तो पूरा जो ग्राफ है x में पूरा फैला हुआ है, तो यानी कि जो इसका डोमेन है वो क्या है, पूरा रियल नंबर है ना, कंप्लीट क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, इसका जो रेंज है वो क्या है, रेंज का मतलब है आउटपुट, यानी कि इसका जो आंसर है, आउटपुट है वो क्या है। तो इसका जो आउटपुट है, रेंज है, वो आप देख पा रहे होंगे कि जो y में देखिए फंक्शन कहां तक गया हुआ है, कहां से कहां तक गया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जो ग्राफ है वो सबसे नीचे कहां पर है, -1 पर आपको दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है वैल्यू कहां पर है, -1। और जो सबसे जो वेव सबसे ऊपर टॉप तक उसने जो है रीच करा है, तो किस वैल्यू को करा है, 1 को करा है। तो -1 से 1 तक इसका जो रेंज है वो कहां है, -1 से लेकर के अप टू कहां तक है, 1 तक है। y मतलब साइन एक्स की बात हो रही है, साइन एक्स जो है -1 से 1 तक है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, हमने कहा हम तो इस चैप्टर के हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हमने तो ये बोला कि फंक्शन जो बाइजेक्टिव होंगे उनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ, और जो नहीं होंगे उनका तो नहीं करेगा। लेकिन हमने ये देखा जो साइन एक्स है, हम इसके इनवर्स की बात करेंगे आगे, लेकिन ये बताओ कि क्या इस साइन एक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा अभी या नहीं करेगा। हमने कहा ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये तो कहीं से भी बाइजेक्टिव नहीं है, यानी कि 1 1 ही है। आप देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। साइन पाई के लिए भी कितनी है, 0 है। साइन 2 पाई के लिए भी 0 है। साइन माइनस पाई के लिए भी 0 है। -2 पाई के लिए भी 0 है। इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज पे, बहुत सारे इनपुट पर एक ही आउटपुट 0 आ रहा है। तो ये तो मैनी वन फंक्शन हुआ, ये तो भैया बाइजेक्टिव है ही नहीं। तो बाइजेक्टिव नहीं है तो कैसे आपने इस पूरे चैप्टर को बना दिया कि भैया इसका तो इन्वर्स करना पड़ेगा। हाँ, आपको इन्वर्स पढ़ा रहे, लेकिन इसका तो इन्वर्स ये कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इन्होंने क्या करा, कि भैया अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसमें एक ऐसा सेक्शन ढूंढ लेते हैं, एक ऐसा इंटरवल जनरेट कर लेते हैं जिस इंटरवल में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज बने और ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू भी होना चाहिए मतलब कि आपका जो रेंज है वो पूरा कवर भी होना चाहिए, मतलब -1 से 1 के बीच में आपको जाना है। आप देखिए -1 से 1 के बीच में जो है वो कहां, जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है। तो आपने देखा एक इंटरवल आपने यहां पर कर दिया, एक यहां से और यहां तक आपने देख लिया। जो ग्राफ है वो सबसे नीचे -1 पे आया है, फिर ऊपर चढ़ते 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 कहां पहुंच गया, टॉप 1 पे पहुंच गया। तो इसने देखो पूरी रेंज कवर भी कर दी, -1 से 1 पूरा भी पहुंच गया। और इसका जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, इनपुट वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, -पाई से π/2 से, सॉरी -92 + 90। क्या ये बात सुन पा रहे हैं। अगर आपने कहा कि यहां पर भी तो हो रहा है, यहां पर भी तो हो रहा है, ये देखो पूरा जो ग्राफ है वो ऊपर पहले 1 पे था और घटते 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 कहां पहुंच गया, -1 पे पहुंच गया। यहां पे तो y की पूरी वैल्यू कवर हो रही है। साथ ही साथ जो डोमेन इनपुट है वो अब क्या हो गया, जो डोमेन है वो क्या हो गया, +π/2 से 3π/2 हो गया। ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल। हमने कहा ये भी हो सकता है। आपने कहा यहां से ये वाला इंटरवल भी हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, पूरा ये हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने मतलब जो
जिन्होंने ये चैप्टर बनाया है उन्होंने ये कहा कि हम एक सेक्शन लेते हैं, हमारे पास फ्रीडम है कि हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, हम माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू ले रहे हैं, या पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू ले रहे हैं, या 3 पाई बाय टू से 5 पाई बाय टू ले रहे हैं। तो उसने कहा कि हम एक काम करते हैं, हमारे पास ऑप्शन तो कई सारे हैं, हम इस बीच वाले को ले लेते हैं और इसको हम कहते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने इसके कि हमने कहा भैया, हमने कहा कि ऐसी ब्रांचेस तो कई सारी यहां पर बन रही है, लेकिन हमने एक सिलेक्ट कर दिया और जो एक सिलेक्ट करा उसको हमने कहा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या ये बात समझ पा रही? क्या ये बात समझ आ रही है अपनी को? समझ आ गया होगा ना। तो हमने इसके डोमेन को, भाई रेंज तो वही है -1 से 1 तक है, हमने इसके डोमेन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि एक फिक्स इंटरवल पे लिया है कि यहां से यहां तक ही अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम अपना इनपुट यहां से यहां तक ही रखें तो ही ये फंक्शन क्या हो पाएगा, 1 on 2 हो पाएगा, बाइजेक्टिव हो पाएगा, और तभी हम इसका इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, sin x cos x tan x cot sec cos x, ये वैसे तो पूरे अपने डोमेन के अंदर, रियल नंबर के अंदर तो 1 नहीं है, मैनी 1 है और इनटू भी है, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट करा, हर फंक्शन को, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा, डोमेन को एक इंटरवल पूरे में नहीं देखा, किसी खास इंटरवल के अंदर हमने उसको देखा और उसमें हमने कहा कि इस इंटरवल के अंदर तो ये फंक्शन 1 ऑन टू हो रहा है, तो इसका इनवर्स भी उसी इंटरवल पे लाई करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे? तो ये हमारे पास sin x का फंक्शन है। अब जब हम इसका इनवर्स देख रहे हैं तो हमने कहा इसका जो इनवर्स है वो कुछ इस तरीके से है। इनवर्स के अंदर हो क्या रहा है, आपने ये चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे कि इनवर्स फंक्शन के अंदर कि भैया ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये इसका डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है, लेकिन अगर आप देखोगे इस g फंक्शन जो कि f का इनवर्स है, f का इनवर्स है, तो उस इनवर्स के लिए ये जो है b वो एज अ डोमेन हो गया और ये वैल्यू क्या होगी, कोडोमेन हो गया, यानी कि रेंज हो गया। तो यानी कि इनवर्स फंक्शन के अंदर जो डोमेन है वो, अगर एक फंक्शन का जो डोमेन है वो रेंज बन जा रहा है, मतलब हमने, अगर मैं देखो कि मैंने इसको मुझे इसको इनवर्स करना है, तो हमने कहा भैया हम इसका जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, हम पूरे अब रियल नंबर पे तो नहीं देख रहे हैं इसको, हमने प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के अंदर देखनी है। अब वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है इसकी, -90 से +90 है कि नहीं है, -90 to +90 है ये, है ना। तो अब इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या है, पूरी तरह से 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है। अब ये बाइजेक्टिव है इस इंटरवल पे, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब जो इसका इनवर्स होगा, ध्यान देना, sin x का जो इनवर्स होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे sin इनवर्स x। इस तरीके से फंक्शन sin x है, उसका इनवर्स होगा sin इनवर्स x। अब ये यहां पर इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि ये 1/sin x है। नॉर्मली जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, अगर मैं बोलूं कि a टू द पावर -1 है तो आप इसको 1/a ही तो मानते हो और ये होता भी है ना। लेकिन जब हम बोलोगे sin इनवर्स x है तो आप इसको इसके इक्वल कभी नहीं कह सकते। ये जो sin इनवर्स x है इसका नोटेशन है कि sin का ये इनवर्स है। 1/cos क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो 1/cos है वो cos sec के बराबर होता है, और ये इसका, अगर आपने इन दोनों को, ये तो cos sec हो गया, तो मतलब आप तो इन दोनों को इक्वल मान रहे हो फिर तो, अगर आपने इसको ऐसा लिखा तो आप तो मतलब cos sec को ही sin का इनवर्स मान बैठे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो वो इनवर्स इसका क्या है, नोटेशन है, आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इस फंक्शन से, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो sin इनवर्स x के, उसका जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, तो आपने कहा भैया जो sin x है उसका जो रेंज होगा, अगर मैं sin इनवर्स की बात करूंगा तो इसका जो डोमेन है, सारी चीजें वैसे मैंने लिखी हुई है आगे है ना, आगे स्लाइड पे आप यहां पे समझेंगे। डोमेन जो है वो इसका होना चाहिए, जो इसका रेंज है -1 से लेकर के -1 to 1 तक होना चाहिए, किसकी वैल्यू, इसके डोमेन की, यानी कि x की वैल्यू, और कहां तक होनी चाहिए, 1 तक, है ना। इसका जो रेंज होना चाहिए, यानी कि जो आउटपुट होना चाहिए रेंज, वो कहां से कहां तक होगा, फिर रेंज जाएगा -90 से +90 तक। क्या ये बात समझ आ रही है, -90 to +90। अब देखिए यहां पे ये है साइन इनवर्स का ग्राफ, इसमें से वही सेक्शन अपने को ग्राफ जो साइन का होगा वो वही वाला होगा। देखिए यहां से -90 से
ये बस इतना है साइन का ग्राफ। थोड़ा इसको ये -90 से +90 तक ही है ना। और जो डोमेन है इसका, डोमेन जो एक्स के लिए -1 से 1 तक है ना डोमेन इसका, डोमेन कहां से कहां तक है, -1 to 1 तक है। और इसका जो रेंज है वाई की वैल्यू है यहाँ पे वो है -90 से +90 के बीच में। तो जो साइन इनवर्स ग्राफ है वो सिर्फ इतना है, ध्यान से देखना आपने यहाँ ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ग्राफ भी आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि साइन इनवर्स का 2 ग्राफ की बनता है, इनमें पूछा गया था कि साइन इनवर्स का ग्राफ कौन सा है। ये पूरा नहीं लिखा आया था क्योंकि वो पूरा फंक्शन नहीं है, यहां से यहां तक ही आपका क्या है, साइन इनवर्स का ग्राफ होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आ चुकी है, ठीक है। डोमेन और रेंज इसका समझ आ गया होगा। सिमिलरली हम लोग cos x फंक्शन के लिए देख रहे हैं। cos x का ग्राफ इस तरीके से होता है ना, 0 पे आपका 1 होता है। सेम हमने कहा ये भी तो फंक्शन जो है पूरा बाइजेक्टिव नहीं है ना, इसमें भी तो कई सारी वैल्यूज पे एक ही आउटपुट आ रहा है। जैसे आपने कहा भैया cos 0 के लिए 1 होती है, तो 1 कहीं और पे भी तो है, देखो 2 पाई पर भी 1 वैल्यू है, -2 पाई पर भी तो 1 वैल्यू है, तो मैनी 1 हो गया, मैनी 1 हो गया, कई सारे इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये कर दिया कि इसके लिए भी ये cos x फंक्शन को मुझे क्या करना है, बाइजेक्टिव बनाना है, यानी कि 1 1 on 2 बनाना है। तो कौन सा इंटरवल लिया जाए, कौन से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ली जाए, 1 1 on 2 मुझे फॉर्म करना है इसको, 1 1 on 2। तो हमने कहा भैया हम एक काम करते हैं, हम ये देखो कि -1 से 1 के बीच में कहां पर पूरा जो ग्राफ है -1 से 1 जाना चाहिए, इतना 0 से लेकर के पाई तक कर दिया। और ये है ना -1 से डिक्रीज होते होते कहां पहुंच गया, -1 में पहुंच गया, ये पूरा y कवर हो गया। और इसका जो रेंज है, ऐसे वैसे सारे ही होंगे भाई, आप यहां से तो लिस्ट तो यहां से यहां तक ले लिया आपने, ये लो, वही मैंने कहा ना कि कई सारे इंटरवल है जहां पर जिस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन क्या हो रहा है, बाइजेक्टिव हो रहा है, 1 1 on 2 हो रहा है, एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। लेकिन हमने सिर्फ वो वाला एक सेक्शन लिया और उसमें से इस वाले सेक्शन को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। समझ आई बात? ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस यहां पर है, लेकिन हमने जो एक सिलेक्ट करी इन लोगों ने उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ये आपका 0 से लेकर के पाई तक होगा। ये जो ग्राफ होगा ये आपका कॉस का ग्राफ हो जाता है। किसका ग्राफ हो जाता है, कॉस इनवर्स का, यहां से आता है। तो इसका जो डोमेन है, देखिए साइन कॉस का जो डोमेन है वो कहां से कहां तक है, देखिए 0 से लेकर के पाई तक है, यानी कि 0 से पाई तक कॉस का डोमेन है, तो वो कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और कॉस का जो रेंज है, आउटपुट है, वो -1 से 1 तक है, तो उसका इनपुट हो जाएगा -1 से 1 तक, एक्स की वैल्यू ये तो है ना, -1 से लेकर के 1 तक ही तो है ये पूरी वैल्यू, समझ पा रहे। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, कॉस का, साइन का और टेन का भी देख लिया। अभी देखो टेन पूरा, अब क्या इंटरवल लिया जाए कि ये पूरा जो है कवर कर देते, वो ये पूरा कवर कर रहे हैं यहां से तक, तो -90 से +90, ठीक है, पूरा आपका ये हो गया। इसे ग्राफ ये ग्राफ हो जाएगा किसका, tan इनवर्स x का। इसका डोमेन क्या है, tan का, देखिए डोमेन तो यानी कि जो है वो माइनस इनवर्स के लिए -90 to +90 होना चाहिए, और रेंज क्या होना चाहिए, पूरा रियल नंबर है ना। इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो इस tan इनवर्स के लिए जो रेंज है वो जो इनपुट है वो हो जाएगा पूरा रियल नंबर, और जो आउटपुट है वो हो जाएगा -90 to +90। ये जो पूरा ग्राफ मैंने आपको समझाया उसकी टेबल मैंने आपको यहां पर दे रखी है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, उसका डोमेन क्या है, -1 से लेकर के +1 तक है, इसकी रेंज क्या है, -90 to +90 है, ये हमने अभी देख लिया। कॉस इनवर्स एक्स का है सेम है, -1 से 1 तक इसका डोमेन है, और इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर के पाई तक रहेगा, 180 तक रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे देखो क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि ये वैल्यूज भी इंक्लूड है। tan इनवर्स x का जो ग्राफ इसका है, इसके लिए जो डोमेन है, इनपुट वैल्यूज है, वो पूरे रियल नंबर है tan के लिए, उसका जो उल्टा होता है tan का उल्टा cot इनवर्स के लिए भी सेम है। और इनका जो डोमेन है tan का रेंज जो है, रेंज आउटपुट -90 से +90 है, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट था। ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 1090 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो 90 नहीं वैल्यू आएगी, 90 से पहले वाली वैल्यू आ जाएगी, सेम -90 भी नहीं आएगी, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का यूज यहां पर हुआ है। कॉर्ड के लिए भी सेम है, 0 से लेकर के पाई तक है, दोनों ओपन ब्रैकेट है। सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स के लिए देख लीजिए। सेक इनवर्स के लिए x की वैल्यू -1 से लेस होगा और 1 से ग्रेटर होगा डोमेन की वैल्यू, और इसका जो रेंज होगा
वो 0 से लेकर के पाई तक होगा, लेकिन 0 से पाई के बीच में क्या आएगा, नंबर 90 आता है, तो 90 इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज सेक 90 इज नॉट डिफाइंड। तो जहां पे नॉट डिफाइंड है वहां पर से इसको बाहर करा हुआ है। सिमिलरली कॉसेक के लिए आप देख रहे होंगे माइनस 90 से प्लस 90 है और माइनस 0 उसमें से रिमूव करा हुआ है क्योंकि कॉस 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या ये बात समझ आ रही है? यहां तक समझ आ गया? तो हमने देखा कि इसका जो रेंज है, इस रेंज को याद रखने का तरीका मैंने आपको एक टेबल के थ्रू भी यहां पे समझाया हुआ है। ऐसा तो याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको समझ लीजिए। ये देखिए, इस डायग्राम से आप जरा कोशिश करना है इसको समझने की। देखिए, ये मैंने क्वाड्रेंट यहां पर ब्रेक कर दिया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और वापस से 360 डिग्री यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सभी को पता है कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब मैंने क्या करा, देखिए यहां पे साइन इनवर्स, साइन का जो अपोजिट है कॉसेक, वो इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीन का एक ग्रुप यहां पर हो गया है। याद रखने के लिए कि साइन, कॉसेक और टेन, इनका मैंने यहां पर फर्स्ट लिखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इसका जो रेंज की बात हो रही है, जो पूरा डायग्राम है वो किसके लिए है, क्या समझने के लिए है, रेंज। इसका जो रेंज है वो देखिए, वो यहां से यहां तक है। अच्छा, ये जो 3π/2 है, इसको अगर मैं नेगेटिव में लिखूं, डायरेक्शन वाइज लिखूं, तो -90 होगा, -9, तो -90 से और कहां तक है, +90 तक है। इन तीनों का देखो ध्यान से, इन तीनों का, साइन इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का, टेन इनवर्स का जो रेंज है वो -90 से, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से है। तो फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहां से यहां तक है, -90 टू +90। जो तीन ग्रुप है बच्चे मेरे पास में, कौन बचा, कॉस है बचा, कॉस के इनवर्स, सेक इनवर्स बचा, और कॉट, टेन यहां आया था, कॉट यहां गया। इनका जो रेंज है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि 0 से लेकर कहां तक है, पाई तक है, 0 से लेकर के पाई तक है इसका रेंज, इसका, इन तीनों का। ये बात यहां तक क्लियर होगी, याद रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव में है तो यहां पर है, नेगेटिव में तो इसके यहां पर। कॉस इनवर्स अगर आपका पॉजिटिव में है तो यहां पर होगा एंगल की वैल्यू, और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पर होगा। ये बात यहां पे से समझ आनी चाहिए अपने को, ठीक है। अभी क्वेश्चन करके तो और समझ आएगा, लेकिन रेंज को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे दो ग्रुप कर दिया है। अब ये भी ध्यान रखना आपने किसे कि आपका 10 है, तो 10 -90 टू +90 है, लेकिन दोनों यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। कॉसेक है, कॉसेक उसका रेंज भी -90 टू +90 है, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। कॉस का सेम 0 से लेकर पाई तक होगा, सेक का 0 से लेकर पाई होगा, लेकिन 90 नहीं होगा। कॉट का आपका ये होगा 0 से लेकर के पाई तक होगा। क्या बात समझ आ रही है? और 90 पर नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये प्रिंसिपल जो रेंज है वो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे बिल्ड करते हुए आगे बढ़े ना, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चैप्टर है। इसमें ये नहीं कि आपको जो है एक फॉर्मूला बता दिया आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान भी है उस चैप्टर को सॉल्व करना। ये देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज। इसकी क्या है जी, कह रहा है कि साइन इनवर्स अगर साइन थीटा है तो भैया आप सीधा इसका आंसर थीटा ही लिख दीजिए। साइन इनवर्स साइन थीटा है तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, लेकिन हुआ नहीं है कि प्रॉपर्टी वजह से हुआ है, ठीक है ना। सेम कॉस इनवर्स कॉस है तो भैया ये हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, यहाँ पर अगर साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, तो भी ये आपके प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये तभी प्रॉपर्टी काम करती है जब हमारे पास ये जो x है ये इसके कहां से हो, इसका जो डोमेन है वहां से वैल्यू होनी चाहिए। ये जो x की वैल्यू है ये इसके डोमेन से होनी चाहिए, x का cos इनवर्स का जो डोमेन है, ठीक है ना। कहां से कहां तक क्या है इसका डोमेन, x का। अगर आप देखोगे डोमेन cos इनवर्स x के लिए तो आपने कहा भैया इसका -90 टू +90 है, तो इसके बीच में ही ये वैल्यू होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। अभी क्वेश्चन है इसके ऊपर कई सारे हैं, ठीक है। सेम यहां पर हर किसी के लिए बात कर रहा हूं मैं, अगर ब्रैकेट के अंदर इनवर्स फंक्शन है और उस इनवर्स का जो x की वैल्यू है वो डोमेन होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल डोमेन होना चाहिए। समझ आ रही बात, ये इसका हर किसी का जो भी है ना। अभी हमने देखा साइन का ये है, कॉस का 0 से लेकर के पाई तक है, टेन का -π टू +π/2 है, ठीक है। कॉट का भी आपका 0 से लेकर के पाई तक है, कॉसेक का आपने देख लिया कहां से कहां तक है, ये आपका है 0 से लेकर के पाई तक है ना, उसमें 90 नहीं है। कॉसेक का भी आपने देख लिया भैया वो तो -90 से +90 है, ठीक है। क्या करा आपने, आपको बस ये डायग्राम ध्यान रखना ना, ये आप ध्यान रखिए, आराम से हो जाएगा। तीन तीन का ग्रुप बना लीजिए, साइन के साथ कॉसेक इनवर्स है, उसका 10 है, कॉस है तो आप सीधे देखोगे इसका यहां तक होता है -90 टू +90, है ना।
इसका क्या कहां से क्या होगा, 0 से लेकर के पाई तक हुआ, ठीक है। उसके बीच में ध्यान रखना, जैसे 90 है तो 90 में आपका जो 10 में है, 10 में आपका दोनों इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यहां तक ये सारी प्रॉपर्टीज है। आगे देखिए हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज है कि आप जैसे हमने साइन को कॉसेक 1/cosec लिख सकते हैं ना, है ना। जैसे हमने जो है 10 को 1/cot लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज है। वैसे यहाँ क्या प्रॉपर्टीज है वो समझ लीजिए। कॉसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। एंगल को ही, इसका जो डोमेन है इसको ही आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री को रेसिप्रोकल नहीं करना है, आपने सिर्फ डोमेन को ही क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या ये बात समझ आ रही है, समझ आ गई। सिमिलरली कॉसेक इनवर्स देखोगे, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है ना, क्योंकि सेक कॉस का इनवर्स होता है। तो ये ध्यान रखना, जो डोमेन x की वैल्यू है वो उसके डोमेन से ही होनी चाहिए, ठीक है। सेम देखिए यहां पे कॉट इनवर्स है तो कॉट के दो फॉर्मूले यहां पर है, कॉट के यहां पर क्या है, दो फॉर्मूले हैं, tan इनवर्स 1/x और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। कब, जब x अगर आपका पॉजिटिव है, x अगर आपका पॉजिटिव है तो आप सीधा आपको 1/x कर सकते हो, और अगर आपका x नेगेटिव है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। क्या ये बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहां पे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, जैसे आपने पढ़ा है कि साइन एक्स साइन माइनस एक्स भी होता है। अगर साइन माइनस एक्स हो तो ये माइनस साइन एक्स हो जाता है ना, क्योंकि वो ये जो नेगेटिव है ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है ना, सेक पॉजिटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा, तो उसके हिसाब से ही है सिंपल। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस का कॉसेक होगा। ये देखो तीनों जो ट्रिग्नोमेट्री है वो वही है ना जो हमने इस ग्रुप में देखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स ये है, ये तीनों का, अगर इन तीनों के आगे माइनस में वैल्यू है तो वो नेगेटिव इनके इनके प्रीफिक्स में आ जाएगा, पहले आ जाएगा, सफिक्स में आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है, ठीक है। बाकी जो तीन दूसरा ग्रुप है, कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का और कॉट इनवर्स का, उसमें अगर हो नेगेटिव साइन, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी कि जो है पाई माइनस आपको करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है यहां तक, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे आप जो है इसको दिमाग में बनाते हुए लेके चलिए आगे और क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज 90, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज 90, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90। तो देखो तीनों की वैल्यू 90 है, किस का पेयर है, साइन का कॉस के साथ, टेन का उसके अपोजिट कॉट के साथ, कॉसेक का सेक के साथ, ठीक है। अगर ऐसा है एक्चुअली सेम है तो इनकी का जो सम है वो 90 हो जाता है, ठीक है। तीन आपके पास बेसिक से फॉर्मूले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन प्रॉपर्टीज है। अब देखिए वैसे तो ये आपको याद रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और उसमें आपको पाइथागोरस तो सभी को आता ही है ना, ये आपका बेस मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऐसे में अगर मुझे जैसे साइन एक्स दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, मुझे कॉसेक में आंसर चाहिए, या मुझे कॉस में आंसर चाहिए, या मुझे सेक में आंसर चाहिए, या मुझे कॉट में चाहिए, या मुझे टेन में चाहिए, कि बाकी अदर जो पांचों टी रेशियोज है उनमें चाहिए, तो आप जो है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए, पाइथागोरस का यूज करिए। आपने बोला कि मान लीजिए साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स चलिए मान लीजिए एक्स ये दे रखा है, तो इसको मैं x अपॉन 1 कह दूं क्या, फ्रैक्शन में कर लेता हूं इसको। और जो साइन है वो सभी को पता है, पीवीपी अपॉन एचएसबी से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सभी को पता है, अच्छे से याद भी होगा, ठीक है। तो साइन जो होता है वो होता है p अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं देखूं कि भैया परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और हाइपोटेन्यूज के लिए 1 है, तो मैं उससे बेस निकाल सकता हूं पाइथागोरस से। तो आप बोलेंगे बेस होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब मेरे पास ट्रायंगल में तीनों वैल्यूज है तो मैं सीधा देखिए मैं क्या कर सकता हूं। अगर मुझे कॉसेक चाहिए तो वैसे तो हमने पढ़ा है कि भैया ये कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो सीधा कर लीजिए। या हमने देखा कि भैया कॉसेक जो होता है, कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक होता है एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है, परपेंडिकुलर तो x है।
मैंने कहा मुझे चलो 10 में लिखना है, इसको किस में लिखना है, 10 में लिखना है। तो 10 क्या होता है, 10 होता है आपका p अपॉन b, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है आपका x है और b कितना ये है, देखिए वही हुआ कि tan इनवर्स अपॉन tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई भी आप मान लीजिए कॉट देखना चाह रहे हो, तो कॉट होता है आपका क्या, b अपॉन p, तो बेस में कितना है इसका, बेस में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और p में इसका x। तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ट्रिग्नोमेट्री डायग्राम बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरस से थर्ड साइड निकाल दो और फिर सिंपल, ठीक है। तो वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत आपके पास में नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। फिर हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस b का फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा ना 11th क्लास में, tan a प्लस b का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो आपने उसके अंदर क्या पढ़ा, आपने उसके अंदर पढ़ा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ पढ़ा, यही फॉर्मूला। अब अगर आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको इसमें काफी सिमिलरिटी नजर आएगी। x प्लस देखो क्या बन रहा है, अगर मेरे पास दो अलग अलग tan इनवर्स है, मुझे सिंगल tan इनवर्स करना है, तो उसके अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा, x प्लस वाई। अगर मैं tan इनवर्स इसको x मान लू, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वही है कि नहीं है, अरे ये तो वही है। तो यानी कि आप इस फॉर्मूले से इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हो। tan इनवर्स x माइनस वाई, तो मैंने आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आपने कहा फर्क कुछ नहीं पड़ता भैया, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। वही देखो यहाँ पर भी हुआ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, हुआ कि नहीं हुआ, देखिए वही हुआ यहाँ पे। सिमिलरली आप देखिए 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भैया कैसा है। तो हमने कहा कि क्या आपने tan 2x का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, आपने कहा हाँ जी tan 2x का फॉर्मूला तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, tan ये। तो उसमें से अगर आप ये फॉर्मूला देख रहे हो तो इसमें tan की फॉर्म में, तो ये वाला क्या आ गया, ये वाला cos की फॉर्म में आ गया। हाँ ये cos की फॉर्म में होता है ना, ये आंसर ये आपका, हाँ ठीक है, ये आपके पास ये तो सारे फॉर्मूले हमारे पास है। tan इनवर्स 2x अपॉन ये है, ठीक है, इसके फॉर्मूले होंगे। साइन का भी फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x, इसमें ये बन जाएगा sin 3x का है। तो ये फॉर्मूले आपको थोड़ा क्या करना पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूले थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सिम हमारे पास sin इनवर्स x, ये नया फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा आ जाएगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, क्या फॉर्मूला है, sin इनवर्स ये x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखो कि अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, फॉर्मेट दोनों का सेम है। कॉस के केस में क्या है बेटा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पर बीच में आपके पास क्या जाएगा, माइनस जाएगा। यहाँ अगर बीच में माइनस है दोनों बीच में तो प्लस आता है, जैसे कि CND वाले फॉर्मूले में हुआ करता था, ठीक है। ये फॉर्मूले यहाँ पर है। क्या आपको ये सारे फॉर्मूले चाहे CBSE बोर्ड वाले हो चाहे ICSE बोर्ड वाले हो, सबके लिए फॉर्मूले यहाँ तक तो कॉमन ही है। अब हम बात करते हैं, जो हमने कहा था कि पहला हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और उसके बाद हम ओपी मल्होत्रा की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम PYQs करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसको कॉन्सेप्ट जो वीडियो है वो रखेंगे और कल जो हम अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहां तक बात समझ आ गई, चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।